थारा ससुराल, थारी बेटी, थारी बहू। अभिमन्यु तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तो ये सब सोचकर ही गुदगुदी सी हो रही है कि कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। तुमसे शादी करने से ज़्यादा तो मैं तुम्हारा रॉयल पैलेस और उदयपुर घूमने के लिए एक्साइटेड हूँ। वाह, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम उस पैलेस के राजकुमार और मैं राजकुमारी। अच्छा, तो इसका मतलब तुम इस पैलेस की राजकुमारी बनने के लिए मुझसे शादी कर रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो? अरे नहीं बाबा, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। अगर तुम इस शाही खानदान से नहीं भी होते तब भी तुम मेरे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते, क्योंकि तुम्हें पता है ना हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे कितना अट्रैक्ट करती है। इसलिए मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी हवेली और उदयपुर देखने के लिए। अरे बाबा, मैं तो ये सब सुन सुनकर इतना परेशान हो गया हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी तो जब होगी तब होती रहेगी। पहले मैं तुम्हें अपना पैलेस घुमा देता हूँ। ऐसा करो, अगले हफ्ते तुम राजस्थान की टिकट कर लो, जी भर के राजस्थान घूमो, पैलेस में थोड़ा टाइम बिताओ, ताकि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दे सको। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट वीक की अपनी फ़्लाइट बुक कर लेती हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। और शादी से पहले मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूँगी, थोड़ा कंफर्ट जोन हो जाएगा हमारे बीच में। अगले हफ्ते की फ़्लाइट से ही रूही राजस्थान पहुँच जाती है। रूही मुंबई की आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसकी परवरिश मुंबई के एक पोश इलाके में रहने वाले उच्च वर्गीय परिवार में हुई थी। माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रूही को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खुलकर जिंदगी जीने की आज़ादी भी दे रखी थी। 25 साल की रूही की सोशल मीडिया के जरिए एक दिन अभिमन्यु से मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और बातों का सिलसिला ऐसा चलता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना और समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। 1 साल की चैटिंग के बाद अभिमन्यु रूही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अभिमन्यु जैसे शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के के साथ अपनी शादी के बारे में सोचकर ही रूही के पेट में तो तितलियां नाचने लगती है। वो अपने रिश्ते के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इसीलिए जब अभिमन्यु उसे राजस्थान आने के लिए कहता है तो वो खुशी खुशी राजस्थान आने के लिए तैयार हो जाती है। रूही जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है तो देखती है कि सामने अभिमन्यु अपने साथ 2-3 लड़कियों को लेकर खड़ा है, जिन्होंने घाघरा चुनरी पहन रखी थी और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था। शॉर्ट ड्रेस पहने हुए रूही तेज कदमों से अभिमन्यु के पास आती है और उसके गले लग जाती है। वहां खड़े लोग रूही को इस तरह अभिमन्यु के गले लगने पर अजीब नजरों से देखने लगते हैं। माला पहनाकर वेलकम करो मैडम का। अभिमन्यु के इतना कहते ही दोनों लड़कियां माला रूही के गले में डाल देती हैं। कुछ देर बाद रूही अभिमन्यु के साथ उसके शाही पैलेस में पहुंच चुकी थी। वाह अभिमन्यु, तुम्हारा पैलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। हमारा मुंबई वाला फ्लैट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी तो तुमने बस हमारा शाही पैलेस देखा है। जब तुम कल हमारे और परिवार के लोगों के साथ मिलोगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी ना तब तुम्हें राजस्थान की असली खूबसूरती समझ में आएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर रूही बड़ी सी स्माइल करती है। इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी माँ है, ये काकीसा और ये मेरी माँ सा। हेलो। हमारे यहाँ जब किसी से मिलते हैं ना तो खम्मा घड़ी कहते हैं, हेलो नहीं। अब आप हमारे घर की बहू बनने वाली हैं तो हमारी परंपराओं को जितना जल्दी अपनाना सीख लेंगी उतना ही अच्छा होगा। ओके खम्मा घड़ी। और ऐसा करो, लड़कियों रूही को ले जाओ और कुछ ढंग के कपड़े पहना दो। ये पहनावा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो हमारा पारंपरिक घाघरा चोली ही चलता है। अरे भाई, अभी से आदत डालेंगी तभी तो कल को हमारी परंपराएं निभा पाएंगी। क्या छोरी? अभिमन्यु की माँ की बात सुनकर रूही थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि आज पहली बार मिलने पर ही अभिमन्यु की माँ उसके पहनावे पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। खैर, अभिमन्यु की माँ और बड़ी माँ के कहने पर रूही कपड़े बदलकर घाघरा चोली पहन लेती है। देखो रूही, हमारे यहाँ घूंघट लेने की परंपरा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस घर की होने वाली बहू के नाते तुम हमारी परंपरा और रीति रिवाज का सम्मान करोगी ना बेटा? अरे हाँ काकी साहब, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बेशक मुंबई में पली बड़ी है, लेकिन हमारे कल्चर का सम्मान करना और निभाना इसे बहुत अच्छी तरह आता है और प्यार करती है मुझे। सिर्फ घाघरा चोली पहनने के नाम पर छोड़कर भाग थोड़ी ना जाएगी। क्या रोई? हाँ ठीक कह रहे हो, बस घूंघट ही तो करना है ना, उसमें क्या परेशानी है। रूही कुछ ही घंटों में मुंबई की मॉडर्न लड़की से राजस्थान की एक पारंपरिक कपड़े पहनने वाली बहू के अवतार में आ चुकी थी। माँ साहब, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज खाना लगवाइए ना। देख छोरी, तू पहले ही सोच ले कि तुझे इस घर में मेहमानों की हैसियत से रहना है या होने वाली बहू की।
क्योंकि अगर तू हमारी बहू है तब तो तुझे इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। और हमारे घर का कानून कहता है कि औरतें आदमी के साथ बैठकर खाना नहीं खाती हैं। पहले आदमी खाना खाएंगे, उसके बाद अगली बैठक में औरतें। औरतों में भी पहले घर की बुजुर्ग और बड़ी औरतें खाएंगी और बहुएं सबको खिलाने के बाद सबसे आखिर में भोजन करेंगी। इतने सारे लंबे चौड़े नियम कानून सुनने के बाद अब तो रूही का सर चकराने लगा था। अभिमन्यु, तुम जानते हो ना मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। भूख लगने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्लीज़, मैं ये रूल फॉलो नहीं कर पाऊंगी। देखो रूही, घर के बड़ों की बात तो मैं भी नहीं काट सकता, और इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। जहाँ इतनी देर से रुकी हो तुम, आधा घंटा और सही, उसके बाद तुम जम के खाना खाना, कोई तुम्हें रोकने वाला थोड़ी ना है। और देखो, अभी तो तुमने हमारे घर का रॉयल डिनर देखा ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। अभिमन्यु, अब आ भी जाओ, सब यहाँ तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा के बुलाने पर अभिमन्यु खाने के लिए टेबल की ओर चला जाता है। क्या हो गया है अभिमन्यु को? जब से यहाँ आई हूँ बदला बदला सा लग रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही अभिमन्यु है जो बात बात पर महारा बंगला, महारा पैसा, मारी दौलत की रट लगाया रहता था। हम मान रही हूँ कि बंगला पैसा सब है उसके पास, लेकिन ये कैसे नियम कानून है? आज के ज़माने में कौन ऐसे कायदे कानून मानता है? भूख से रूही की जान जा रही थी, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। भूख से बेहाल होते हुए भी वो घर की बाकी औरतों के साथ बाकी आदमियों के लिए खाना परोसती है और एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन, रूही, तुम्हें राजस्थान घूमने का बड़ा शौक था ना? चलो आज तुम्हें हमारा राजस्थान दिखाते हैं। हाँ, लेकिन ड्रेस तुम्हें मेरी पसंद की पहननी होगी। शहर में हमारी इज्जत है, हमारे घराने की औरतें वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर नहीं निकलती। इतनी गर्मी में घाघरा, चोली और घूंघट के साथ शहर घूमने की रूही को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। रहने दो, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। तुम ऐसा करना, खाना मेरे रूम में भिजवा देना, मैं यहीं रेस्ट करूँगी। रूही, अब तुम्हें आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। इतना तो समझ ही गई होगी कि हमारे पैलेस में चाहे दर्जनों नौकर हो, लेकिन हम नौकरों से खाना नहीं बनवाते। अगर चाहती हो कि तुम्हें समय से खाने को मिले तो जाओ मासा और काकीसा के साथ रसोई में हाथ बटाओ। बल्कि आज तो तुम्हें अकेले ही खाना बनाना चाहिए। मासा तुम्हारी मदद करेंगी और हमारी पारंपरिक डिश जैसे कि दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाना सिखा देंगी। वैसे भी हमारे राजस्थान की कहावत है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो अगर तुम चाहती हो कि हमारे घर में सबके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए, तो सबसे पहले सबकी पसंद का खाना बनाना सीख लो। मैं खाना बनाना नहीं जानती। अरे मेरे पापा ने कभी मुझसे चाय तक नहीं बनवाई। कुक है ना मेरे घर पर। और तुम तो कहते थे तुम रॉयल फैमिली से हो, तो तुम्हारे यहाँ रॉयल फैमिली में औरतों को कोई लग्जरी नहीं मिलती क्या? वैसे ही घाघरा चोली पहनकर घूंघट करके पूरा दिन रसोई में खाना बनाए और खाए भी सबसे आखिर में। ये भला क्या बात हुई? औरत है तो उसकी अपनी चॉइस नहीं हो सकती क्या? मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ जो राजस्थान की हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे फैमिली की जैसे बिल्कुल नहीं है। अरे रूही, तुम कैसी बात कर रही हो? परंपराओं को निभाना ही हमारा कल्चर है। हम उन्हें बदलने में नहीं, उसे निभाने में यकीन रखते हैं। हाँ, मिली होगी तुम राजस्थान की किसी और इंसान से, सबकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि जो हमारे घर का नियम है उसे हर कोई माने। लेकिन तुम कोई बाहर वाली तो हो नहीं, इस घर की बहू बनने वाली हो। हमारी संस्कृति को मानना तुम्हें सीखना ही होगा। अभिमन्यु की बातें अब रूही के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी। अगले दिन सुबह, अरे रूही कहाँ है? आज तो हम घूमने जाने वाले थे। बिना बताए कहाँ चली गई ये लड़की? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मालिक, ये चिट्ठी मिली है उनके कमरे से। माफ़ करना अभिमन्यु, तुम्हारे घर के रीति रिवाज समझना और उनको निभा पाना मेरे बस का नहीं है। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। इतने बंधनों में बंध कर मैं नहीं रह सकती। थारा बंगला, थारी दौलत, थारा ससुराल, थारी बहू, सब तुम्हें मुबारक। शाही पैलेस की रानी बनने के एवज में मैं अपनी आज़ादी की बलि नहीं चढ़ा सकती। मैं तुम्हारे कल्चर को गलत नहीं कह रही हूँ अभिमन्यु, लेकिन माफ़ करना, मैं इस कल्चर के लिए नहीं बनी हूँ। तुम्हें तुम्हारे राजमहल के लिए कोई और रानी मिल जाएगी। मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। जब तक चिट्ठी अभिमन्यु के हाथ आती है, रूही देर रात की फ्लाइट लेकर अपने घर पहुंच चुकी थी। प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा,
कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी, एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है, और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है।